नमस्कार। द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ सन्नी सरद। करीब एक महीने के बाद आप सबों से मुखातिब होने का मौका मिला है। जैसा कि आपको पता है कि देश और दुनिया इस वक्त कोरोना के इस संकट से जूझ रहा है। इससे पहले भी एक बार हम अभी लाइव आए थे और कोशिश कर रहे थे कि झारखंड हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उनसे जुड़े और ई पास को लेकर जो घमासान मचा है झारखंड में, उस पर हम बात कर सकें। फिर से हम लाइव जुड़े हैं और कोशिश करेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल इस बार हम लोगों के साथ जुड़ें और बात करें। उनका जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे और आपके मन में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो फिलहाल जो जवाब आना है वो नहीं आ पा रहा है और यही वजह है कि अब सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या होगा। जो समस्या हो रही है, जैसा कि आप सबों को पता है कि ई पास में ई पास को सरकार ने नियम बनाया है, उससे सभी को असुविधा हो रहा है। और आपको यह भी जरूर ज्ञात होगा कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई है और वह याचिका जो अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अनूप अग्रवाल, उन्हीं के देखरेख में दाखिल की गई है। तो उनसे जानेंगे सवाल जो आपके मन में है, हमारे मन में है, और जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अधिवक्ता अनूप पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ अनूप जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए अनूप जी से हम बात आगे जारी रखें उससे पहले एक बार आपको अनूप जी के बारे में बता दें। झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और ई पास को लेकर पिछले दिनों जो झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, वह याचिका रांची के ही धुरुआ के रहने वाले राजन सिंह नाम के एक युवक ने दाखिल की है और अनूप अग्रवाल की के देखरेख में ही यह याचिका दाखिल की गई है। तो अनूप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो याचिका दाखिल की गई है झारखंड हाईकोर्ट में ई पास को लेकर, उस याचिका में आप लोगों ने क्या बताया और क्यों लगा कि यह याचिका दाखिल करनी चाहिए? क्या सचमुच में इतनी असुविधा हो रही है जनता को इससे? देखिए, जिस समय हमने ये याचिका दाखिल किया था उस हम्म। समय तक केवल सरकार का गाइडलाइन आया था और उस समय ये गाइडलाइन लागू नहीं हुआ था। वो हम्म। गाइडलाइन 16 तारीख से लागू होना था और हमने 16 तारीख को याचिका दायर किया था। तो हम्म। क्या सुविधा हो रही थी वो उस समय क्लियर नहीं था, पर हम लोगों को लगा कि कि हम लोग को छोटी छोटी बात के लिए हमको बहुत आवश्यक चीज है जिसके लिए बाहर निकलना है। हम्म। अगर हमको अपने घर के लिए दूध लाना है तो दूध लाने के लिए हमको बाहर जाना है। हमको घर हम्म। के लिए राशन खरीदना है तो उसके लिए बाहर जाना है। जो जो राइट टू लाइफ यानी हमारा जीवन जीने से कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेड है। हम्म। कभी भी इमरजेंसी अगर देश में लगती है तो सरकार इमरजेंसी के टाइम में लोगों को सांस लेना नहीं रोक सकता है, लोगों को खाना नहीं रोक सकता है। तो ये जो बेसिक नीड्स होता है उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो या लॉकडाउन हो, किसी भी हम्म। परिस्थिति में। तो हम्म। और सरकार का जो कहना था, जो नॉर्मल जो अभी 16 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ उसके पहले जो सरकार का गाइडलाइन था उसके हिसाब से हम 2 बजे तक अपने आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकल सकते थे और वो आवश्यक कार्य डिफाइंड था और सरकार हम्म। ने ऑलरेडी वो सारे कार्य जो। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो सरकार के हिसाब से जो अनावश्यक कार्य था वो ऑलरेडी बंद था, यानी कि लोग अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग बाहर केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही निकल रहे थे। और हम्म। वैसी परिस्थिति में अगर आप लोगों को बोलते हैं कि आप ऊपर से एक पास बनाइए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत एक मतलब क्या बोले उसको, मतलब ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं मनमानापन है सरकार का और कुछ भी हम थोप नहीं सकते हैं जनता के ऊपर। प्रैक्टिकल नहीं हमें लगता कहीं है। और एक बहुत बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है। और अभी जो सिस्टम सरकार ने लागू किया है, हमने भी ई पास बनाया। हमारा एक हम्म। मित्र था जो नहीं बना पा रहा था हमारे मोहल्ले में, उसका हम्म। मैंने बनाया ई पास कल, और 1 घंटा लगा मुझे बनाने में। और हम्म। जब मैंने बनाया तो वहां देखा गया कि वो बन जाता है।
मतलब केवल फोन नंबर डालना है और उसके बाद उसमें आपको अपना जो जो भी गाड़ी यूज करना चाहते हैं उस गाड़ी का नंबर डालना है और वो ऑटो जनरेट हो जाता है, यानी कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर सरकार की तरफ से। सरकार ये चेक नहीं करती है कि हाँ सही में इसको आवश्यकता है या नहीं है, मतलब कोई हम्म। चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई भी अप्लाई करेगा, कुछ भी डाल के अप्लाई करेगा, कुछ भी बोल के अप्लाई करेगा, वो जनरेट हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि म- ये बहुत गलत है। मतलब सरकार का ये पूरा गाइडलाइन और ये पूरा व्यवस्था और पूरा ई पास का सिस्टम बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो समझना चाहिए। ऑब्जेक्ट ये था कि लोग बाहर ना निकले, लोग कम से कम बाहर निकले और केवल आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकले। तो ये हम्म। क्या है कि ये जब ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है तो ये आप लोगों के हाथ में एक लाइसेंस दे रहे हैं और लोग और ये लाइसेंस है कि आप बाहर जा सकते हैं। इसका मतलब आज जो पहला दिन था, हो सकता है लोग भय के कारण बाहर नहीं गए हों, तो अगर किसी को भी घूमने का भी मन करेगा तो वो पैकेट में 25 रुपया रखेगा, 23 रुपया का आधा लीटर का दूध मिलता है, वो जाएगा घूमेगा उधर और घूम के 23 रुपया का दूध लेके वापस आ जाएगा। तो मतलब बहुत अनरीजनेबल है। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे बहुत अच्छे से विचार किया गया है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। मतलब हमको लगता है कि ये एक लाइसेंस दे दिया जा रहा है लोगों को और लोग इस लाइसेंस को पैकेट में रखेंगे और निकल जाएंगे और जाकर घूम के आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का मंशा था कि लोग बाहर न निकले, तो ये एक लाइसेंस दे दे रहा है कि लोग बाहर कैसे निकलेंगे। तो ठीक है, आपके अनुसार कि इसमें तो कई पेचीदगियां है ही और साथ ही कई खामी भी है। जैसा कि आपने बताया कि कोई भी अपना मोबाइल नंबर डाल के इसे बना सकता है। इसमें कोई ओटीपी जनरेट नहीं होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल दीजिए तो वो उससे जनरेट हो जाएगा और आपका ई पास बन जाएगा। लेकिन अनूप जी, मुझे याद पड़ रहा है कि पिछले साल भी इसी पोर्टल से पास बनता था। जब भी कोई बाहर से, झारखंड के बाहर से लोग आते थे या फिर झारखंड के अंदर भी ट्रेवल करना होता था तो इसी से पास बनता था। सिर्फ इसमें मुझे लगता है कि कैटेगरी बढ़ा दी गई है। तो फिर क्यों लगता है कि इतना अंतर हो गया और इतना बोझिल सा लगने लगा सबको ये ई पास? देखिए, जब पिछली बार जब ई पास की व्यवस्था थी तो उस समय बहुत स्पेसिफिक चीजों के लिए थी कि हम्म। लोग बाहर से आ रहे हैं तो उसके लिए है, फिर उनको क्वारंटाइन करना है। पिछले बार जो था कि जो भी लोग बाहर से आएंगे वो उनके आते के साथ ही उनको 14 दिन या 7 दिन का क्वारंटाइन रखना है। इसका हम्म। मतलब कि सरकार नेसेसरी था कि वैसे लोगों को ट्रैक रखना कि वो क्वारंटाइन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि हमको किसी आवश्यक कार्य के लिए भी बाहर निकलना तो सरकार को बता के जाना है कि हम आज दूध खरीदने जा रहे हैं, हम आज सब्जी खरीदने जा रहे हैं। तो हम हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हर छोटी से छोटी चीज की हम जानकारी सरकार को देंगे और तब करेंगे। तो हम्म। कुछ हमारा प्राइवेट पर्सनल चीज भी है, हमारा कुछ प्राइवेसी भी है। तो मतलब बहुत सारा चीज है जो हम सरकार को नहीं बता सकते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम नहीं बताएं। और ये एक तरीके से थोप दिया गया है, बताना पड़ेगा मजबूरी में अगर हमको बाहर जाना है तो ऐसे नहीं होता है। मतलब कि संविधान में हमको फ्री से मूवमेंट का भी अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन करते हुए कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी भी पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ केवल राइट टू लाइफ नहीं होता, राइट टू डिग्निटी होता है, डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए। आज मैंने न्यूज में देखा एक व्यक्ति को सरकार का नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि अगर आपको दवा खरीदने जाना है। तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि अनूप अग्रवाल, जो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े। जैसा कि उन्होंने बताया और वो बता रहे थे कि ये लीगली अधिकार है कि मतलब हम बता नहीं सकते सब कुछ, और जब दूध खरीदने और सब्जी खरीदने तक की भी जानकारी हमें सरकार को देनी पड़े तो फिर ये कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध था और यही वजह है कि झारखंड हाईकोर्ट में इन लोगों ने एक पिटीशन दाखिल किया है। अभी जब अनूप सवाल जुड़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे ये जानने का। हाँ अनूप जी, आप बोल रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले बार बार चूंकि लाइव कट रहा है तो हम अपना एक सवाल पूछ ले आपसे। जो याचिका दाखिल हुई है झारखंड हाईकोर्ट में, क्या उस पर कोई सुनवाई हुई? क्या हाईकोर्ट के तरफ से मैंने इस पर कोई एक्शन लिया गया या दिशा निर्देश जारी किया गया? क्योंकि समय नहीं है, अगर बाद में इस पर सुनवाई होती है तो कोई मतलब नहीं होता है। मैंने फ्राइडे को ही ये केस फाइल किया था। फ्राइडे को शाम में ही मैंने चीफ जस्टिस को मेल के थ्रू रिक्वेस्ट भेजा था कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है और इसका अर्जेंटली सुनवाई होना चाहिए। और हम्म। अभी और उसके बाद चूंकि समर वेकेशन हो गया हाई कोर्ट का और
19 तारीख से फिर वेकेशन कोर्ट बैठने वाली है। हम्म। मैंने ऑलरेडी अर्जेंट पिटीशन बोल के मेल भेजा है कि इसको अर्जेंट सुनवाई किया जाए। हम्म। आज चूंकि संडे था, कल हम्म। आज तो वेट कर लिए, कल फिर से हम एक मेल भेजेंगे, देखते हम्म। हैं कि सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती। तो क्या ये उम्मीद है कि 19 से पहले इस पर सुनवाई हो सकती है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से हम्म। जल्द इसकी सुनवाई हो, क्योंकि मैटर बहुत अर्जेंट है। मतलब लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे दूध खरीदना है घर में, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर एक बच्चा है हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। और वो भूख से रोने लगा, ठीक है, छोटा बच्चा हम्म। दूध पीता है, भूख से रोने लगा, और अचानक याद आया कि मेरे घर में दूध खत्म हो गया, या दूध था तो वो जब हम उसको गर्म करने लगे तो दूध फट गया। तो हम क्या करेंगे? पहले हम्म। पास बनाएंगे कि पहले दूध खरीद के लाएंगे? मेरे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको अचानक से कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमको बाहर निकलना है, तो हम उसके लिए पहले पास बनाएं या पहले हम उसका ख्याल रखें? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है ये, कि हमारा एक मित्र है जिसके घर में सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं। अब उसके चाचा हैं 10 किलोमीटर हम्म। दूर से डेली आते हैं, तो उनको 3 बार पास बनाना पड़ेगा। एक एक बहुत बड़ा समस्या है कि ये ई पास तो बोलते हैं, मगर देते हैं रूट परमिट। जब हम ई हम्म। पास के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको ई पास नहीं मिलता है, हमको रूट परमिट मिलता है। और ये रूट परमिट जो है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, मान लीजिए कि हम अपने घर से सब्जी मार्केट सब्जी खरीदने गए, और अचानक पता चला कि मेरे पर्स में पैसा नहीं है और हमको एटीएम जाना है, तो एटीएम दूसरे रूट, क्योंकि एक बार में एक ही पास इशू होता है, और वो पास जब तक वैलिड है तब तक दूसरा पास नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीज हम्म। है। हम मीडिया का एग्जाम्पल लें, हम तो ये भी सुने हैं कि मीडिया के जो कर्मचारी हैं और जो लोग हैं उनको भी पास बनाना पड़ रहा है। तो आप जब हाँ। रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं फील्ड में, तो एक जगह जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप वहीं के लिए पास बनाएं। वहां पे पता चला कि कहीं कुछ और घटना हो गया है, आप वहां जाइएगा तो फिर वहां जाने के लिए आपको दूसरा पास बनाना पड़ेगा। तो बहुत नहीं सारा नहीं, टेक्निकल इसमें समस्या है, इसमें बहुत। इस इसमें थोड़ी सी मैं अपनी बात जोड़ना चाहूंगा। मीडिया और कई कैटेगरी में जब ध्यान से पढ़ रहा था तो इस बात को इतना समझ पाया कि अगर मीडिया या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं, वह एक बार यदि पास बना लेते हैं तो वह 27 मई तक वैलिड रहेगा। उसके बाद ये निश्चित आप अगर झारखंड के सभी जिलों के लिए बनवाना चाहते हैं तो इसमें ये ऑप्शन है और आप बनवा सकते हैं। तो इसलिए ये वैलिड नहीं है कि आप रूट पास, आप रांची के अल्बर्ट चौक से बिरसा चौक का पास बनवाते हैं तो सिर्फ वहीं जा सकते हैं। आप एक पास बनवाइए और फिर 27 मई तक आप कहीं भी जा सकते हैं। अनूप जी, मेरा एक सवाल था कि झारखंड हाईकोर्ट में आप लोगों ने किन किन बिंदु को फोकस करके याचिका दाखिल की थी? एक यही कि व्यक्ति को घर से जितनी बार निकलना पड़ेगा उतना बार पास बनवाना पड़ेगा, कुछ देखिए पॉइंट जब आउट हम करके आप लोगों ने रखा है? देखिए जब हम किसी चीज जब हम सरकार के पॉलिसी को चैलेंज करते हैं कोर्ट में, तो हम्म। बेसिकली जब जब भी हम किसी चीज को, सरकार के पॉलिसी को या सरकार के किसी कानून को और सरकार के किसी गाइडलाइन को और किसी भी चीज को चैलेंज करते हैं, तो बेसिकली संविधान जो हमारा होता है वो सुप्रीम लॉ है, और संविधान के दायरे में रह हम्म। के ही कोई भी कानून बन सकता है। तो संविधान को हम लोग एक फिल्टर मानते हैं, और हर एक कानून और हर एक सरकार के पॉलिसी को उस फिल्टर से होकर गुजरना पड़ता है। जो कानून उस फिल्टर से होकर नहीं गुजरेगा, वो कानून को कोर्ट अल्ट्रा वायरस या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, उसको क्वैश कर सकती है। और संविधान में जैसे जो भी हम्म। फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो आप उस ग्राउंड पे उस पर्टिकुलर पॉलिसी को, उस कानून को चैलेंज कर सकते हैं। हम मानते हैं कि जो कोरोना का सिचुएशन है वो एक बहुत भयावह स्थिति है और सरकार को टफ डिसीजन लेना चाहिए। मगर टफ डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि ये जो व्यक्ति है उसका जो एकदम बेसिक सा जो राइट है आप उसको वायलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जब इस पॉलिसी को चैलेंज कर रहे थे तो हमने इन सारे बातों को ध्यान में रखा। और चैलेंज करने का पीछे जो एक बहुत बड़ा जो रीजन मुझे लगा कि ये आर्बिट्ररी है।
आर्बिट्ररी जब हम बोलते हैं तो वो आर्टिकल 14 जो हमारा है उसका वायलेशन है। आर्बिट्ररी कहने का मतलब है कि कोई आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो अनरीजनेबल हो और आर्बिट्ररी हो। यानी कि हमको दूध खरीदने के लिए तो हमको सरकार से परमिशन लेने का जरूरत नहीं, हम्म। ठीक है। तो ये इस तरीके से आर्बिट्ररी हो गया। तो ये एक हम्म। बहुत वैलिड ग्राउंड है जिसके बेसिस पे मैंने इसको चैलेंज किया है, और ये अकेला ग्राउंड है जिसके बेसिस पे ये खारिज हो सकता है। इसके अलावा मैंने दूसरा ग्राउंड लिया था प्राइवेसी का, कि ये कहीं ना कहीं हमारे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। राइट टू प्राइवेसी को बोले तो हमको हर एक छोटे से छोटे चीज सरकार को बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कब जाएंगे और कितने बजे रिटर्न आएंगे। सरकार ने ऑलरेडी सुबह 6 से लेकर 2 बजे तक बोला गया सरकार के द्वारा कि आप आवश्यक कार्य के लिए जा सकते हैं। यानी जब हम जा सकते हैं और पास हमको मिल ही जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अगर हम पास के जाएं या बिना पास के जाएं, इसका मतलब कि सरकार एक डाटा इकट्ठा कर रही। तो दूसरा तो कोई अंतर नहीं हो जाएगा अगर हम पास के जाएं या बिना पास के जाएं। तो इसमें अंतर हम्म। केवल इतना ही हो रहा है कि सरकार के पास एक डाटा इकट्ठा हो रहा है। अगर हम बिना, आप देखिएगा कि जब जब ये 16 तारीख वाला नियम नहीं लगा था, उस समय लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाया रांची में। हम्म। तो लोग इतने जागरूक हैं, लोग सरकार के सारे नियमों को मान रहे हैं, खुद से लॉकडाउन सेल्फ लॉकडाउन लगा रहे हैं, लोग तो अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तब अगर लोगों को ये एक्स्ट्रा, और आज दिन भर वो जो साइट है वो काम नहीं किया, लोग परेशान रहे हैं, लोगों को साइट, और आप देखिएगा कि वो साइट अंग्रेजी में है, ठीक है। हम्म। पूरा का पूरा एप्लीकेशन अंग्रेजी में है, 7-8 डिक्लेरेशन है जो सारा अंग्रेजी में है, ठीक है। हम्म। अब हमारे मोहल्ला का एक आदमी नहीं बना पाया, वो मेरे पास आया, हमको उसका पास बनाना पड़ा। गांव, बहुत सारे गांव में है, सुदूरवर्ती इलाके में है, बहुत सारे ऐसे इलाकों में है जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता होगा। वैसे ही ये जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग उसको अप्लाई करने के लिए लगे हुए हैं। तो जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा वहाँ पे क्या स्थिति होगा? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। तो ये सारा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हमने चैलेंज किया है कि लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। आपको एक एग्जांपल दे, महाराष्ट्र में भी ई पास का व्यवस्था है। वहां पे ये कहा गया है कि जो भी लोग ई पास बनाने में जिनको समस्या आता है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके पास ले सकते हैं। पिछले बार भी आपको याद होगा कि जो लोग बाहर से जो जो मजदूर आ रहे थे, सरकार ने बोला कि हम सबको 2 महीना का राशन फ्री देंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उस समय भी ऑप्शन रखा गया कि आप लोग ऑनलाइन राशन कार्ड के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप जाके राशन ले सकते हैं 2 महीने का। उसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया था कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद सरकार ने खुद माना और सरकार ने उस व्यवस्था को चेंज किया और बोला कि हम्म। आप नियरेस्ट प्रज्ञा केंद्र में और बाकी जगह पे जाके मदद ले सकते हैं और अपना व्यवस्था कर सकते हैं। तो पिछले बार ही सरकार ने इसको माना था कि ऑनलाइन बहुत प्रैक्टिकल चीज नहीं है। अ, तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये सारा ग्राउंड हमने लिया है और इसके बेसिस पे हमने इसको चैलेंज किया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका सुनवाई हो। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक कोर्ट है जिन्होंने एक कल या परसों एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दवा खरीदने जा रहा है और पुलिस हम्म। वाला उसको रोक के अगर बोलता है कि तुम प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन पे भी मिलता है। सही बात है। ठीक है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, और उसके लिए अगर उसको रोक के और अगर पुलिस प्रताड़ित करती है तो ये गलत है। तो इसको लेकर ऑलरेडी हमारे भारत के कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर पास किया है और बोला है कि आप इस तरीके से रोक के लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। उसी उसी ऑर्डर में एक कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप राशन दुकान खोल रहे हैं, आप वहां पे दूध बिक्री अलाउ कर रहे हैं, वहां पे राशन बिक्री अलाउ कर रहे हैं, और उनको अगर उनके दुकान में दूध नहीं है और राशन नहीं है, तो वैसा आपको देखना पड़ेगा कि उनके दुकान में दूध और बाकी राशन का व्यवस्था रहे। नहीं तो फिर वैसा उनका दुकान खोलने का फिर कोई औचित्य नहीं है। तो जो जो होलसेल मार्केट है वहां पे उनका एक्सेस, वहां तक उनका पहुंच, वहां से राशन लाना ले जाना सब कुछ सुलभ होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ई पास की व्यवस्था करके इसको सुलभ नहीं करके और भी कठिन बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक लाइसेंस के रूप में है जिसको लेकर लोग आराम से बाहर निकल सकते हैं
और पुलिस उसको पकड़ के कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक हाथ में लाइसेंस है, और बहुत सारे लोग निकल सकते हैं इसको बना के, तो क्योंकि देखिए ये अनचेक्ड है, इसको check करने वाला नहीं। आपके ही बातों से दो तीन सवाल निकलता है और जो मेरी जेहन में है और हम चाहेंगे कि आपसे पूछे। आपने जैसा कहा कि लोग जो है सेल्फ लॉकडाउन ही लगाने की मांग कर रहे थे और लोग खुद से ही दुकान वगैरह बंद कर रहे थे। जब लोग खुद से सब कुछ बंद करना चाह रहे थे तो अचानक से ये ई पास को लेकर इतना हवा क्रिएट क्यों किया जा रहा है? ऐसा लगने लगा आज दिन भर सोशल मीडिया पर अगर नजर दौड़ाइए, नेता से लेकर आम व्यक्ति तक जो इस ई पास को लेकर इतना हल्ला किया, लगा कि अब इसके बिना वो रह ही नहीं पाएगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब्जी लाने, मजदूरी करने या फिर घर से बाहर निकलने के लिए ई पास जरूरी कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, उसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है और ये सही भी हो सकता है? देखिए, मैं इस पे केवल एक लाइन ये बोलूंगा कि सरकार ने ऑलरेडी सारे अननेसेसरी जो कार्यक्रम हैं वो बंद किए हैं, सारे अननेसेसरी एक्टिविटी बंद है, और केवल नेसेसरी एक्टिविटीज को ही ओपन किया गया है। तो लोग अननेसेसरी एक्टिविटीज के लिए निकलेंगे ही नहीं। लोग जब भी निकलेंगे नेसेसरी एक्टिविटीज के लिए निकलेंगे, क्योंकि कपड़ा का दुकान नहीं खुला है, लोग कपड़ा खरीदने नहीं निकल सकते हैं। हम्म। एक्सेप्शंस है, अगर नॉर्मल टाइम में भी क्राइम होता है तो सोसाइटी में एक्सेप्शंस है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो नेसेसरी एक्टिविटीज के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। और वैसे सिचुएशन में उस नेसेसरी एक्टिविटीज के लिए जब निकल रहे हैं तो ऊपर से उनको अगर बर्डन दे दिया जाए कि आपको ई पास लेना पड़ेगा, और ई पास नहीं हुआ तो 500 का चालान कट जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत अनरीजनेबल है, लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है और इसको लेकर आपने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। हालांकि उस पर जैसा कि आपने बताया कि सुनवाई नहीं हो पाई है और 19 तक समर वेकेशन है कोर्ट में, और उससे पहले बहुत कम मुमकिन है कि सुनवाई हो सके। लेकिन इस बीच क्या लगता है कि जनता को कुछ राहत मिल पाएगी? क्योंकि आज दिन भर बीत गया, सरकार के तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे साफ है कि सरकार ये मान के चल रही है कि नहीं, सख्ती जरूरी है। हालांकि एक चीज जरूर हुआ इसमें कि एक संशोधन पत्र जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि जो लोग हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को लेकर बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल जा रहे हैं या फिर दवा खरीदने के लिए जा रहे हैं या फिर लोगों के अंतिम संस्कार वगैरह में जा रहे हैं, तो उसके लिए ये पास जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ा राहत देने वाला है। लेकिन क्या लगता है कि इससे अधिक और राहत देने की जरूरत है? देखिए, मैं आज एक मीडिया चैनल में देख रहा था, एक व्यक्ति हम्म। दवा खरीदने जा रहा था। रातू रोड चौक पे उसको पुलिस रोकती है और पूछती हम्म। है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो बोला हम हम्म। दवा लेने जा रहे हैं, और उसके पास ये पास नहीं था। वो बोला कि मैं 1 घंटे से 2 घंटे से ट्राई कर रहा, पास नहीं बना। उसका पास नहीं था और उसका चालान कट गया। हम्म। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आप अगर नियम बनाए हैं कि मेडिकल के रीजन से अगर कोई बाहर निकलता है दवा खरीदने के लिए, लोग निकलता है, उसके लिए पास ये का आज रिक्वायरमेंट नहीं है। संशोधन हुआ। हो सकता है कि जो जिस जिस पुलिसकर्मी ने ये चालान काटा उस तक ये मैसेज कन्वे नहीं हो पाया हो, और कल से हो सकता है कि ये लागू हो। देखिए, जो भी कारण रहा हो, चाहे जो भी रीजन रहा हो, वो एक सेपरेट इशू है। मगर आवश्यक कार्य के लिए मुझे लगता है अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए ई पास होना जरूरी नहीं है। उसके बिना भी काम चल रहा था, और काम मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। इससे सरकार के पास केवल एक डाटा इकट्ठा हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्योंकि चलिए अगर ये। मान लीजिए कि अगर अगर हमको ई पास लेना ही है और हम अप्लाई करते हैं, तो 100 में से कम 10 लोग का तो रिजेक्ट भी होना चाहिए। हम्म। अगर नहीं हो रहा है 10 लोगों का रिजेक्ट, या 5 लोगों का रिजेक्ट, या 6 लोगों का रिजेक्ट, जो बिना किसी रीजन का अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस सिस्टम में, और जो जिसको भी मर्जी वो अप्लाई करके निकल जाएगा इसमें। हम्म। तो आप एक तरीके से लोगों को बाहर निकलने का उपाय बता रहे हैं कि लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये मतलब लाइसेंस के रूप में काम कर कुल मिलाकर आप कहना ये चाह रहे हैं कि जरूरतमंद को ये मिल नहीं पा रहा है, और जो गलत करना चाहे वो इस ई पास बनाकर गलत कर सकते हैं। मतलब गलत इन द सेंस कि वो बाहर निकल कर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं।
वो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो लाइसेंस के तौर पे ई पास को दिखा सकते हैं। और इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि ये जो सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है ई पास वाला, तो ये हम वापस इसलिए हो। देखिए देखिए, हम इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि लोग इसका मिसयूज करेंगे। हम बेसिकली इसलिए चाह रहे हैं कि ये बहुत ही अनरीजनेबल है। और छोटी हम मुझे दूध और सब्जी और हम देखिए, हम टोटली ई पास के अगेंस्ट नहीं है। हम केवल ई पास के अगेंस्ट है कि हमें बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमको ई पास ना लेना पड़े। बाकी आप बाकी चीजों के लिए ई पास लगाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमारा बेसिक नेसेसिटी का चीज है उसके लिए हमको ई पास नहीं लेना। हमको 1 किलो दूध लेने जाना है, उसके लिए अगर हमको ई पास लेना पड़े तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। अगर हमको अपने घर के लिए चावल खरीदना है और आटा खरीदना है और सब्जी खरीदना है, हमको आधा किलो नमक खरीदने के लिए जाना है, तो पहले हम 1 घंटा बैठ के पास बनाएंगे। आज तो पूरा सिस्टम क्रैश रहा दिन भर। दिन भर में बहुत सारे लोगों का पास भी नहीं बन पाया होगा, और हो सकता है वो लोग अपना दूध भी नहीं खरीद पाए होंगे, नमक और घर का राशन भी नहीं खरीद पाए होंगे इस पास के चक्कर में। हम्म। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए अनूप अग्रवाल। अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि जिस बात को लेकर आपने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस ई पास को लेकर आज दिन भर गामा गमी का माहौल रहा, खास करके सोशल मीडिया पर, वो बातें कम से कम जनता तक, दर्शक तक हम लाइव आपके जरिए पहुंचा सके। और हम कोशिश किए कि हर एक सवाल का जवाब हम आपसे ले लें। अब कोशिश करेंगे अनूप जी कि हमारे जो दर्शक हैं जो लाइव इस वक्त जुड़े हैं, वो कुछ सवाल अगर आपसे पूछना चाहें तो वह पूछ सकते हैं। लगातार कई सवाल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आ रहे थे, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो दर्शक अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनके मन में कोई सवाल है तो ये इस वक्त वो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल से वो सवाल पूछ सकते हैं। एक धीरज परीख जी ने पूछा है कि आंकड़े के अनुसार कल तक झारखंड में 1.25 लाख ई पास जारी किया गया था। क्या ई पास को लेकर घूमने पर कोरोना नहीं फैलेगा? तो देखिए ये चूंकि जो सोशल मीडिया पर जो सवाल घूमते हैं वही सवाल है कि ई पास लेकर घूमने पर क्या कोरोना नहीं फैलेगा। तो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है ये उनको मैं हाँ, ये बहुत पर्टिनेंट चीज है कि एक दिन में लाख लाख ई पास बन जा रहा है, यानी 1 लाख लोग एक दिन में निकलेंगे। और ये हम्म, वैसे लोग हैं जो आसानी से अपना कंप्यूटर, मोबाइल और स्मार्टफोन एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं एक्सेस कर सकते हैं, और जिनके पास सुविधा नहीं है और जिनके पास नेटवर्क नहीं आता होगा। तो ये संख्या बहुत अधिक हो सकता था अगर पूरे झारखंड के लोग इतने पढ़े लिखे होते और सब लोग के पास एक्सेसिबल होता, तो ये संख्या मुझे लगता है बहुत ज्यादा होता। अगर ये 1.25 लाख अगर ई पास बन गया एक दिन में, यानी ये वैसे लोगों के बीच का संख्या है जो बहुत आसानी से ई पास बना सकते हैं, जिनके जो पास अर्बन सारी अर्बन इलाके में रहते हैं, जो रूरल हाँ इलाके हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री खुद भी कहते हैं कि वह हाँ। गरीब घर से आते हैं, आदिवासी और पिछड़ों के तो इसी से पता नेता हैं। चलता है कि 3 लाख लोग घर से बाहर निकले होंगे आज पूरे झारखंड हम्म। में मास्क लेकर। तो इससे रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, इससे बढ़ावा मिल रहा है लोगों को बाहर निकलने के लिए। एक सवाल सत्य प्रकाश जी लगातार पूछ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अगर आप इसका जवाब दे पाएं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबर कहाँ से ई पास बना पाएंगे? क्या जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग हैं, लेबर हैं, उन्हें भी ये ई पास बनवाना पड़ेगा और हर दिन बनवाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जैसा मैंने देखा सुना है, उसके हिसाब से हम्म। शायद वो 27 तारीख तक का एक साथ उनको ई पास मिल रहा है, तो उनको लेकिन हर नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बार बनवाना होगा, ये भी थोड़ा नामुमकिन सा एक लगता है कि हर हर दिहाड़ी मजदूर जो है वह एंड्रॉइड फोन रखे और उससे ई पास बनवाए। जो खास करके ठेका मजदूर हैं और इस तरीके के जो लेबर हैं, बहुत सारे लेबर हैं जो बाइक से बहुत दूर से आते हैं, बहुत सारे लेबर हैं जो अपना प्राइवेट बाइक मारते हैं। तो और देखिए, एक क्वेश्चन ये भी उठता है, सरकार का ये भी दलील हो सकता है कि अगर लोगों के पास बाइक है, लोगों के पास कार है, तो लोगों के पास होगा क्या? तो प्रायोरिटी होता है लोगों का कि मुझे मोबाइल है या मुझे बाइक खरीदना है। ऑब्वियसली लोगों का पहला प्राइवेट खरीदना है, और वो बटन वाला मोबाइल फोन ले लेगा, उससे उसका काम चलेगा। तो वैसे सिचुएशन में और खास करके मजदूर, उनको ई पास बनवाने में मुझे लगता है कि बहुत परेशानी होगा और वो नहीं बना पाएंगे ई पास। हम्म। तो इस
तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन भी है कि एक वैसा जनता है जो बहुत आसानी से एक्सेसिबल है जिसके लिए, और एक वैसी जनता है जिसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। बहुत सारे हमारे डिसेबिलिटी हम्म। कैटेगरी के पीपल हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो हमारे विकलांग साथी हैं, उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है, वो नहीं बना पाएंगे। तो इस हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेटरी भी अब है बिल्कुल देखिए, कि आप अभी उनके लिए अभी क्या सोचते हैं। अभी अभी अनूप जी, एक दर्शक हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़े हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि जरूरतमंद लोगों को पास नहीं मिल पा रहा है जो अदर स्टेट जाना चाह रहे हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि साइट ही क्रैश हो गया है हैवी ट्रैफिक से। और ये सही बात है कि सुबह से जिस तरह से वेबसाइट नहीं खुल रहा है, खास करके स्टेट से बाहर जाने वाले या फिर बाहर से अंदर आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि आज पुलिस थोड़ी राहत उन लोगों को दी है। मैं सर, ऐसा ही सिचुएशन डेली रहा तो ये मान के चले कि डेली राहत मिलेगा। हाँ बिल्कुल, और यही राहत की मांग तो आप लोग कर रहे हैं। एक शेखर लाल जी का सवाल है कि ऑफिस ज्वाइन करना है गवर्नमेंट जॉब में तो उनको क्या ई पास बनाना होगा? देखिए, एक तो जो सरकार का गाइडलाइन है वो बहुत बहुत सारे मामलों में बहुत क्लियर नहीं है, हम्म। कि बहुत भेग भी है कि कुछ चीजों को बहुत क्लियर किया गया है कि किस किन लोगों को ई पास का जरूरत होगा, और बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं है कि उनको ई पास लेना होगा या नहीं लेना होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसका लेने के लिए बोला गया है उसके अलावा जितने लोग बचे हैं वो ई पास नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन उसमें जो कैटेगराइज किया था उसमें मुझे लगता है कि एक बार पास बनवा लेने से बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें 27 तारीख तक फिर पास नहीं बनवाना पड़ेगा, और ये अलग और अलग देखिए, कैटेगरी जो है किया इसमें गया। एक चीज है, अगर सभी को पास बना के दे दिया जाएगा तो फिर रिस्ट्रिक्शन कहाँ रहा। बिल्कुल। अगर सभी को हम पास बना के दे दे तो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रहा। और ये जो गाइडलाइन है वे केवल आवश्यक चीजों के लिए है, तो ऑलरेडी अनावश्यक चीजें बंद हैं। तो हर व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा पास बन जाए। तो उन्हीं लोगों को पास मिलेगा जिसको गाइडलाइन के हिसाब से अलाउ किया गया है, और जिनको अलाउ नहीं किया गया है उनको पास नहीं मिलेगा, और नहीं भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। तो बिल्कुल देखिए, पास को लेकर जो घमासान मचा है उसी को लेकर हम अनूप अग्रवाल के साथ जुड़े थे, जो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, और उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है ई पास से होने वाली समस्या को लेकर, और कहा है कि ये आदेश जो है निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जनता को सहूलियत नहीं बल्कि असहूलियत होगी और निजता का हनन भी है, क्योंकि सरकार के पास एक डाटा जमा होगा कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, हम कोशिश करेंगे कि फिर कभी आपसे जुड़ें और आपकी बात दर्शकों तक पहुंचाएं। तो हाँ, और लगातार जो है कई दर्शकों का जो सवाल है हमारे पास आ रहा है, और इस वक्त जैसा कि हम बता रहे थे कि अनूप अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, और अब हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, उन सवालों का जवाब हम अपने तरफ से दे सकें। राघव मिश्रा जी का सवाल है, उन्होंने पूछा है, राघव हमारे सहयोगी ही है, उन्होंने पूछा है कि लोगों को आसानी से सुविधा मिले यह प्राथमिकता हो, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए जिससे लोग इसका अधिक गलत इस्तेमाल करें। बिल्कुल देखिए, ऐसे ऐसा बनाया गया है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल कहने का मतलब कि इसे बनवाकर वो बेवजह ही सड़क पर आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और यही वजह है, और इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा गया है कि ई पास का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है और इसे निरस्त किया जाए। रितेश पाठक जी लिख रहे हैं कि लेकिन जरूरतमंद लोगों का भी नहीं बन पा रहा है। यह बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से वेबसाइट क्रैश हुआ है उसके बाद जरूरतमंद लोगों को का भी ई पास जो है नहीं बन पा रहा है, और कई सवाल आ रहे हैं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम सवालों का जवाब जो है हम दे सकें। हालांकि अभी जो हम लाइव जुड़े थे उसका मकसद यही था कि ई पास को लेकर जो घमासान मचा है उस उन तमाम सवालों का जवाब हम दे सकें, और दूसरा कि इस झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में क्या कुछ कहा गया है।
हम कोशिश करेंगे कि अब हर दिन आपके साथ जुड़ें और अलग अलग मुद्दों पर बात करें और आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।